तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7th ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अब ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स, सारी डेरिवेशंस और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कवर कर दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए उनको अच्छे से। अब ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी चैप्टर है ना, डिफिकल्ट नहीं है इतना, और छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस चैप्टर के ऊपर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सके। ठीक है, तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपन एसी पे कि एसी का मतलब क्या है। सब जानते हैं क्या है इसका मतलब, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट जो है वो अल्टर कर रहा है। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखे थे, ईएमआई का जो लास्ट लेक्चर था, जो ईएमआई का लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैं डिस्कस करा था कि एसी जनरेटर के अंदर जो वैल्यूज निकल कर आती है इसकी वोल्टेज की और करंट की, वो क्या आती थी? तो आपको याद होगा ई की वैल्यू क्या आती थी? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई की वैल्यू क्या आती थी करंट की? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरह से आती थी। इसका डेरिवेशन ईएमआई के थर्ड लेक्चर के अंदर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये ई की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है अपने को? मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ इक्वेशन। जो ई है वो लिखा मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ई नॉट है वो है पीक वोल्टेज, और जो आई नॉट है वो है आपका पीक करंट। ठीक है, पीक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इस साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो मैक्सिमम जब 1 होगी, जब ई मैक्सिमम कितना आएगा आपका? ई नॉट ही तो आएगा, तो इसलिए हम उसको पीक बोल रहे हैं, मैक्सिमम कह रहे हैं। एम्पलीट्यूड भी आप बोल सकते हो। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है अपने को? ये जो इक्वेशंस आई है दो, इसके अंदर क्या खास बात है? इसके अंदर जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये है साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी ये क्या बताता है आपको? कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। इसका मतलब जो आपकी वोल्टेज है और आपका जो करंट है वो कभी आपका पॉजिटिव होता है, कभी आपका नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये अल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है ये? अल्टर, चेंज हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 से 1 है, तो कभी -0.5 होगी, कभी 0.5 होगी, कभी 0.25 होगी, कभी -0.25 होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो ही रहा है। तो ये चेंज हो रहा है। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनता है। मैं दोनों के ग्राफ्स एक साथ ही बना रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको दोनों के अंदर। तो मैं जैसे साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है भाई? साइन ओमेगा टी का ग्राफ, साइनस का सब ग्राफ जानते हैं, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ये एक साइकिल मैंने बनाई है साइन ओमेगा टी की, यहाँ पे ये रेड है ना एक्सिस। ठीक है, और ये आपका ई की वैल्यू, याद अपने ई नहीं लिखते अपन, मैं बोलता हूँ कि ये ई है ना, ये ई है। तो मैं कहूँगा कि ये जो वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी थी अपनी? पीक वैल्यू थी अपनी ई की ई नॉट, तो वो बना दी मैंने ऐसी। नेगेटिव में भी ई नॉट मैक्सिमम होगी। अच्छा, करंट की जो वैल्यू बनेगी वो इस ग्राफ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? सोच के देखो। जब हम करंट लिखते हैं, है ना, दिमाग लगाने वाली बात है कि जब हम करंट लिखते हैं तो ओम्स लॉ से लिखते हैं अपन। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो हम लिख सकते हैं जो I होगा आपका, ये V क्या है? E है ना, यहाँ पर V का काम क्या कर रहा है? E, EMF। तो मैं लिख सकता हूँ E अपॉन आर। ये आर को नीचे भेज दिया मैंने। तो देखो E में कुछ वैल्यू डिवाइड हो रही है, मतलब E जो है वो बड़ा होगा ऑब्वियसली आई से, क्योंकि आप E को कुछ डिवाइड कर रहे हो तो I बन रहा है। इसका मतलब है जो E है आपका वो ऑब्वियसली ग्रेटर है किससे? आपके I से। तो ग्राफ किसका ऊपर होना चाहिए? ऑब्वियसली E का ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी किसकी? I की। आप ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसी आएगी। वो भी साइन एस का ही ग्राफ है तो वो भी ऐसा ही बनेगा, बट उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नीचे होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगा यहाँ पर आपका आई नॉट होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ई नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। तो ये आई की वैल्यू है। कौन सी वाली? ये वाली आई की वैल्यू। तो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मैं बोलता हूँ ये टी है, T/2। ये एक पूरी साइकिल हो गई, हाफ साइकिल,
ये पूरी साइकिल, एक पूरा टाइम पीरियड, ये एक साइकिल हो गई ना पूरी, ये एक पूरी साइकिल है, ठीक। तो पूरी साइकिल के अंदर ये T/2 ये T है, तो ये कभी पॉजिटिव रहता है, कभी ये नेगेटिव रहता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस वोल्टेज को बोलते हैं हम AC वोल्टेज, AC का वोल्टेज, और इसको बोलते हैं AC अल्टरनेटिंग करंट। क्या हमें बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो आपका AC है वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो हम बोलते हैं यार इसका एवरेज निकालो। क्या निकालो? इसका एवरेज निकालो, ताकि अपन कोई फॉर्मूले वॉर्मूले में बनाएं इससे और आगे की कैलकुलेशन करें। ये से ऊपर नीचे होगा बार बार, तो कितना बार इसको लिखेंगे? एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकाल लो। किसी भी चीज़ का एवरेज अगर आपको निकालना हो, एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, वो क्या होता है? टोटल, जो भी चीज़ आप निकाल रहे हो अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकालते हैं। तो जैसे अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, आप ऐसे समझो, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो क्या निकालेंगे अपन? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर क्या वैरी कर रहा है? यहां पर करंट वैरी कर रहा है, तो मुझे एवरेज करंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज करंट। भाई करंट कब होता है? जब चार्ज फ्लो होता है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ एक टाइम में, वही क्या होता है? एवरेज करंट। तो मैं मान सकता हूं कि अगर मैं टी टाइम की बात कर रहा हूं, कितने, एक 0 से टी सेकेंड्स, कैपिटल टी सेकेंड्स हुए, उसके अंदर मुझे एवरेज करंट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? तो टी टाइम के अंदर जितना चार्ज बहा, तो टोटल चार्ज फ्लोन इन टाइम टी अपॉन टाइम टी, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम। क्या बात है? क्लियर है? टोटल चार्ज फ्लोन टाइम टी के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम, जो कि टी है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर dt टाइम के अंदर, स्मॉल dt टाइम के अंदर, एक बहुत छोटा सा टाइम के अंदर dq चार्ज बहता है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल चार्ज मुझे निकालना हो जो t टाइम के अंदर बहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये dq है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t तक। क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या? भाई dt टाइम के अंदर एक छोटे से टाइम के अंदर छोटा सा चार्ज बहता है, तो छोटा सा चार्ज एक छोटे से टाइम के अंदर बह रहा है, तो 0 से t तक कितना बहेगा? इंटीग्रेट कर दो। तो ये अपना क्या हो गया? टोटल चार्ज जो कि t टाइम के अंदर बहा है ना, टोटल चार्ज इन टाइम t। और टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? अगर मैं एक छोटा सा टाइम ले रहा हूँ dt, तो उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से t तक, ये होगा। तो एवरेज में फॉर्मूला इनपुट कर दूँ, आपका जो एवरेज करंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? टोटल चार्ज कितना है dq का इंटीग्रेशन, तो हम बोल सकते हैं 0 से t dq डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये नीचे 0 से t dt। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो आपका करंट होता है वो क्या होता है? dq बाय dt होता है, dq बाय dt। ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट, है ना, एक मोमेंट पर, एक इंस्टेंट पर कितना करंट बह रहा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो dq आपकी होगी वो कितना होगा? I dt होगा। I dt को यहाँ पर पुट कर दो dq की जगह, कितना आ जाएगा आपके पास? एवरेज करंट, एवरेज करंट आ जाएगा आपके पास। अब नया फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 0 से t तक आपको इंटीग्रेट करना है, dq की जगह क्या लिख दोगे? I dt अपॉन 0 से t dt। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आया वो ये वाला आया। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कई बार करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। I dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक और dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। ये 0 से t है, आप जितने भी आपको करंट निकाल, मान लो 0 से 2t तक निकालना हो, 0 से 3t/2 तक निकालना हो, जितने भी टाइम के लिए निकालना हो वहाँ पर ये पुट कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एवरेज करंट की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं फिर से अपने उस AC के ऊपर आ जाऊँ कि जो अपना करंट था वो क्या लिखते थे अपन? I0 साइन ओमेगा t, ऐसे लिखते थे। अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करना है, करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोलता हूँ कि जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है। तो मुझे इससे, ये 0 है, ये इसका टोटल टाइम t है, ये जो कैपिटल T होता है ये क्या है? ये एक टाइम पीरियड है ना, मतलब एक साइकिल, पूरा एक साइकिल, इसको बोलते हैं कैपिटल T से।
तो मैं कहता हूँ कि इस करंट की वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, मतलब एक साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू निकाल के दो, एवरेज करंट की वैल्यू निकाल के दो, एवरेज वैल्यू निकाल के दो इस करंट की। तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है सर, देखो ऐसा है कि ये तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव में है, ये एक नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव भी वैल्यू इक्वल है, नेगेटिव की वैल्यू भी इक्वल है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, वैसे दिख ही रहा है तो सामने, पर कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। जो अपनी वैल्यू आई थी एवरेज करंट की, वो क्या आती थी, हम लिखते थे 0 से लेकर t तक आई डी टी अपॉन 0 से लेकर t तक डी टी। आई क्या है, आई है आपका इस बार आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो करंट है आपका, यही तो करंट है। तो लिख दो क्या आ जाएगा, 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन 0 से t डी टी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके आगे जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, आई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन 0 से t का इंटीग्रेशन डी टी का कितना आ जाता है, t आ जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आई नॉट बाई टी, तो बाहर निकला हुआ है, अंदर क्या बचा हुआ है, 0 से लेकर t साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। अब यहाँ से देखो आई नॉट बाई टी, जो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी आता है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है वैल्यू, 0 से लेकर t तक लगानी है, और कॉस ओमेगा टी है तो ओमेगा भी है यहाँ पर, तो नीचे ओमेगा भी आएगा, इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक, अब यहाँ से ये आ गया। अब देखो ये आई नॉट बाई टी इंटू 1 अपॉन ओमेगा, और मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया, मान लो ऐसे है ना, ये वाला माइनस यहाँ पर लगा दिया मैंने, अंदर क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू बड़ी वाली वैल्यू लगाई अपर लिमिट इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 0 पुट कर दिया टाइम की जगह, तो ओमेगा इंटू 0 0 कॉस 0, या इतना आने के बाद ये आ गया आपके पास माइनस आई नॉट टी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, देखो जैसे यहाँ पर ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा लिखते हो आप 2 पाई एफ, एफ होता है आपका 1 अपॉन टी, कितना होता है 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आप लिख सकते हो जो ओमेगा होता है वो होता है आपका 2 पाई बाई टी, ये होता है। तो यहाँ से लिख दो ओमेगा कितना है 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है। यहाँ से आप निकालोगे ये टी से ये टी कट गया, कॉस 2 पाई कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस 1, ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी 0, टोटल आंसर आ गया आपका 0। तो वही केस है, यहाँ से भी अपन ने देख ही लिया था। क्या बात समझ में आई कि इसकी कैसे निकाली, ये अपन ने पूरी साइकिल में निकाला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 1 साइकिल, कंप्लीट साइकिल, इसको फुल साइकिल भी कहते हैं, फुल साइकिल के लिए हमने ये वैल्यू निकाली एवरेज करंट की। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर मुझे हाफ साइकिल के लिए निकालनी हो, मतलब सिर्फ इस पोर्शन के लिए, ये हाफ साइकिल है ना, t/2, इसके लिए निकालनी तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें तो पता तो चल नहीं रहा है भाई, यहाँ से तो पता चल भी रहा था, चलो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव काट जाएंगे, 0 आ ही जाएगा, वो अपने फॉर्मूले से भी देख लिया, बट यहाँ पर तो पता चल नहीं रहा है ऐसे, तो फॉर्मूले से निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आप मानो वही है, आपको एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी तो फॉर्मूला तो वही है, कौन सा वाला, 0 से लेकर इस बार t/2 तक इंटीग्रेट करना है मुझे, क्योंकि मुझे बस हाफ साइकिल ही चाहिए, बस मुझे हाफ साइकिल ही चाहिए, तो 0 से लेकर t/2 तक। तो यहाँ से 0 से लेकर t/2 तक, और i की वैल्यू क्या होती है, आई डी टी होता है ना यहाँ पर, तो i की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन 0 से लेकर t/2 डॉट डी टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट बाहर आ जाएगा, नीचे से t बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये dt क्या है, अच्छा t/2 बाहर आएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि इस बार इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये t dt होगा ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा t, लिमिट लगेगी 0 से t/2, तो t/2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना आने के बाद अब अंदर का इंटीग्रेशन करना है, अंदर क्या बचता है, 0 से लेकर t/2 तक साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। अब इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से तो आ गई 2 आई नॉट अपॉन टी, ये 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, अंदर आ गया यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर t/2 तक,
अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 2i0 अपॉन टी इन टू, ये माइनस भी बाहर ले लेता हूँ मैं, अंदर क्या बच गया, ओमेगा भी बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, अभी डिस्कस करा था, इन टू टी की वैल्यू क्या रखोगे, अपर लिमिट t/2, ये आ गया, इसको ऐसे लिखो t/2 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, ओमेगा आपका ओमेगा तो है ही, टी इक्वल टू 0, तो ओमेगा इंटू 0, 0 कॉस 0। अब यहाँ से क्या आया देखो, यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आई, ये 1 आई, क्या बात समझ में आई। अब ये वैल्यू 1 आई, ये टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस ऑफ पाई आया यहाँ पर, कॉस ऑफ पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है आपका -1, तो -1 -1, ये आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, -2, -2 इंटू -2, ये -2 इंटू -2 -4, कितना आ गया, -4i0 अपॉन टी इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -4i0 अपॉन टी इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी, ये टी से टी कट गया, एक 2 से ये कट गया, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई, -2 और इधर -2 है, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गए, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं उस पर, ये टी इंटू 2 पाई/टी, ओमेगा को 2 पाई/टी लिख दिया मैंने, तो टी, ये टी कट गया 2 से, ये 4 कट गया, और आपके पास आ गई वैल्यू 2i0/पाई। तो आपकी जो वैल्यू आई एवरेज करंट की, आई जो एवरेज करंट आपके पास आया 2i0/पाई, ये कब है, 0 से t/2 तक, मतलब आप कह सकते हो ये हाफ साइकिल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाफ साइकिल। तो ऐसे आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए बस, ये क्या, ये इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, एवरेज वैल्यू तो अपन ने निकाल ली थी, अब हमें निकालनी है आरएमएस वैल्यू। अभी जो आरएमएस शब्द है इसके अंदर ही प्रोसेस छुपा है, ये है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये बोलता है पहले स्क्वायर करो, फर्स्ट स्टेप ये है, फिर बोलता है जो स्क्वायर करा उसका मीन लो, सेकंड स्टेप ये है, फिर बोलता है कि जो आपकी मीन की वैल्यू आई, मीन लेने के बाद जो वैल्यू आई उसका रूट ले लो। तो पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, वापस आई आर एम एस निकालना है, मुझे आई आर एम एस निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, आई की वैल्यू क्या होती है, I0 साइन ओमेगा टी होती है, ठीक। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आई का स्क्वायर कर लेता हूँ, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कर लिया। अब वो बोल रहा है इसका क्या ले लो, इसका मीन ले लो, इसका मीन लेना है, तो मीन कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का, ऐसे I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 0 से टी तक डी टी, यहाँ पे भी डी टी आएगा, और यहाँ पे 0 से टी, मैं टी पूरे साइकिल की बात कर रहा हूँ ना, फुल साइकिल की बात कर रहा हूँ, फुल साइकिल में आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो I0 स्क्वायर तो कॉमन है, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 0 से लेकर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, बाहर आ जाएगा आपके पास, ये टी से ये 0 से टी इंटीग्रेट करेंगे डी टी को, तो क्या आ जाएगा, ये टी आएगा। अब आपको याद रखना है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, बट मैं आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि जो उसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो t/2 होती है, या मतलब हाफ मान सकते हो आप, क्योंकि अपन टी एक साइकिल में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए t/2 लिखा है मैंने। वैसे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो एवरेज वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, हाफ होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t/2 आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास I0 स्क्वायर बाई टी इंटू t/2, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक। तो ये टी से टी कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी I0 स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास जो स्क्वायर करने के बाद अभी कौन सा स्टेप पे हुआ, आपने स्क्वायर कर चुका है, उसका अपने मीन भी ले लिया, मीन कितना है, मीन आया आपके पास I0 स्क्वायर बाय 2। अब इसका रूट लेना है तो अंडर रूट ले लो, तो आपके पास जो फाइनल आरएमएस की वैल्यू आएगी आई आरएमएस वो कितनी आएगी, I0 स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, यही तो बोला था उन्होंने, तो I0 तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, नीचे बच जाएगा अंडर रूट 2। तो आपकी जो आई आरएमएस की वैल्यू आई आई आर एम एस वो कितनी आई फाइनली, I0 बाय अंडर रूट 2। तो ये भी आपका डेरिवेशन हो गया।
क्या हमें चीज़ें क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई आरएमएस की। तो एवरेज भी अपन ने निकाल लिया, आरएमएस भी अपन ने निकाल ली। मैक्सिमम अपन आरएमएस के अंदर बात करते हैं, ठीक है। आरएमएस के अंदर अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो आरएमएस के अंदर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छी वैल्यू है ये, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू एक तरह से मान सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फेस की। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं कि मैंने लिखा था कि जो ई होती है, यहाँ पर अपन वी से लिखते हैं ना, क्योंकि ई तो क्या अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिखते थे, यहाँ पर वी से लिखता हूँ मैं। वी जो अपन लिखेंगे, या लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ई की जगह लिख दिया बस मैंने, ई की जगह वी लिख दिया। और आई जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं अपन आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका फेस क्या है? फेस होता है ये जो साइन के अंदर लिखा है, ठीक है। ये आपको बताता है पोजीशन, कि कौन आगे है कौन पीछे है। ये मैग्नीट्यूड भी बताता है, वैसे तो मैग्नीट्यूड में अल्टर करता है, बट पोजीशन बताता है। जैसे अगर मैं इन दोनों के ग्राफ्स बनाऊं, इन दोनों के ग्राफ्स कैसे बनते हैं? ऐसे, एक तो ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। कौन सा वाला नीचे होता है? नीचे वाला आई होता है, ऊपर वाला वी होता है। वो डिस्कस कर रहा था क्यों ऐसा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम इक्वल्स टू जीरो पे मैं बात करूं तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर ही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोनों अपनी पीक पर है, यहाँ पर बात करूँ वापस जीरो हो गए, इस पे वापस अपनी पीक पर है और ये वापस जीरो हो गए। तो मतलब ये साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों सेम फेस में हैं। इनका फेस क्या है? सेम फेस में है, कोई आगे पीछे नहीं है, सब साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है। फेस कितना है? इसका फेस मान लो फाई वन, कितना है? ओमेगा टी। इसका फेस निकाल लो फाई टू, कितना है? ओमेगा टी। तो फेस डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, फेस डिफरेंस वो कितना होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ये कितना आ गया? जीरो। तो जब फेस डिफरेंस जीरो होता है, मतलब जो वेव्स हैं या जो ये वैल्यूज हैं ये साथ साथ चल रही है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स ले लो उसके। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि आपकी जो वी है वो तो इतनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और मैं आपको बोलता हूँ जो करंट है, इस बार करंट आपको ऐसी गिवन है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कितनी गिवन है? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब यहाँ से पता लगा सकते हो, अगर मैं इस आई नॉट को, ये जो कॉस ओमेगा टी, इसको मैं अल्टर कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नॉट साइन इंटू पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ये वही वैल्यू लिखी हुई फॉर्मूले से। कॉस को जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर देखो ये ओमेगा टी पे ही है अभी। इसका फेस अगर मैं लिखूँ फाई वन तो कितना है? ओमेगा टी है। और इसका अगर मैं फेस लिखूँ फाई टू तो कितना है? ओमेगा टी तो है ही, प्लस पाई बाई टू है। मतलब ये थोड़ा सा आगे है। कितना आगे? पाई बाई टू इससे आगे है। तो उसका फेस डिफरेंस कितना आएगा? फेस डिफरेंस आएगा इसका पाई बाय टू। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? पाई बाय टू आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो। कैसे? कि जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं वी का ग्राफ कैसे बनाऊंगा? वो तो वी साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा। और जो नीचे वाला ग्राफ है आई का, वो क्या है? कॉस वाला ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर कॉस का ग्राफ ऐसे बन रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पोजीशन पे जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो है, तब जो साइन का ग्राफ है, जो आपका वोल्टेज वाला ग्राफ है, वो नीचे ही पड़ा है यहाँ पर। जबकि जो करंट वाला ग्राफ है वो इससे ऊपर है, मतलब वो ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुका है टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे। तो आगे चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना, आगे चल रहा है या लीड कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? जैसे इस बार वापस ऐसे मान लो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी आपको गिवन है, और आपकी जो आई की वैल्यू है वो गिवन है आपके पास आई नॉट या माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसी गिवन है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि माइनस आई नॉट, इस बार मैं कॉस ओमेगा टी को लिखता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी या पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ये भी वैसे ही लिखा हुआ है। कॉस ओमेगा टी को आप पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखो, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखो, एक ही बात है। तो इस बार मैंने ऐसे लिया, ये माइनस है, माइनस को अंदर भेज दो, ये आ जाएगा आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आप कह सकते हो सर ये जो वोल्टेज है ये ओमेगा टी पर है, और ये ओमेगा टी से थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें सिर्फ ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी में से पाई बाई टू सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो आपका आई है, जो आपका आई है वो पाई बाई टू पीछे चल रहा है, मतलब इस बार ये लैग कर रहा है। मतलब आपका जो वोल्टेज है वो आगे है किससे? आपके करंट से। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट आपका लैग कर रहा है वोल्टेज से।
यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर आई जो था वो π/2 आगे था क्योंकि ओमेगा टी में कुछ ऐड हो रहा था, आगे वाला फेज था, तो I2 यहाँ पर लीड कर रहा था और वोल्टेज आपका लैग कर रहा था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे मैंने आपको फेज के बारे में अच्छे से समझा दिया। ठीक, अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स या टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे सुनो भाई, एसी सर्किट है तो एसी सर्किट के अंदर एक तो एसी सोर्स होगा जिसको हम ऐसे बनाते हैं, ये एसी सोर्स का एक डेजिग्नेशन है ना, ये वोल्टेज है, मतलब एक तरह से ये वोल्टेज बता रहा है, एसी वोल्टेज, यहाँ से करंट निकलेगा कुछ एसी करंट। ठीक है, तो एक तो आपका जो एसी सर्किट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है वोल्टेज, जैसे अपन बैटरी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, इसके अंदर एसी सर्किट के अंदर ऐसे बैटरी बनाते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरे जो आपने अभी तक पढ़े हैं बिल्कुल वही, एक जैसे कोई सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके अंदर एक इंडक्टर हो सकता है, एल से बोलते हैं कफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसके अंदर एक कैपेसिटेंस हो सकता है। भाई यही तो चीज़ें हैं, इनका मिक्सचर लगा के, इनका मिक्सचर बना के आपको सर्किट्स डिजाइन करके दे रखे होते हैं। जैसे सर्किट्स कैसे दिए होते हैं, या तो सिंगल, अगर मैं सिंगल की बात करूं सिंगल की, तो सिंगल में एक आर हो सकता है, सिर्फ एक सर्किट के अंदर एसी के अंदर आर हो, या सिर्फ सी हो, या सिर्फ एल हो। कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, एक सर्किट के अंदर दो दो चीज़ें लगी हुई है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो आर और एल का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आर और सी का कॉम्बिनेशन हो, या फिर एल और सी का कॉम्बिनेशन हो, या फिर दो के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, और अगर तीनों भी लग सकते हैं, आर एल सी। क्या बात समझ में आ रही है। सिंगल में एक सर्किट के अंदर आर हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, या फिर एल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन दे देंगे, एक सर्किट के अंदर आर एल लगे हुए हैं, आर और सी भी लगा हुआ है, या आर एल और सी लगा हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लगे हुए हैं। तो इनके कॉम्बिनेशंस की अपने को बात करनी है बारी बारी से। तो हम जो केस डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा ये आर, सिंगल सी और सिंगल एल। इसको समझने के बाद इनको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस इनका अपने को अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं आर की, कि आपको सिंगल आर दिया हुआ है। सिंगल आर का मतलब यह है कि जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये आर है। मैं कहता हूँ कि जो आपका एसी सोर्स है उसका वोल्टेज क्या गिवन है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा गिवन है। ठीक, तो इसमें से करंट अगर मैं निकालना चाहूँ, करंट में निकालना चाहूँगा तो करंट कितना आएगा आपका, करंट आएगा आपके पास V इक्वल्स टू आई आर। इतना करंट आपकी जो ओम्स लॉ की इक्वेशन है वो ऐसी तो आएगी, ओम्स लॉ से लिख रहा हूँ ना मैं, ये ओम्स लॉ से लिखता हूँ, तो V कितना है अपना, V नॉट साइन ओमेगा टी इस इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आप लिख सकते हो जो आपका I आया वो कितना आया, V नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो आप कह सकते हो ये जो वैल्यू है V नॉट बाय आर, ये है आपकी आई नॉट और ये आपका साइन ओमेगा टी। तो आप कह सकते हो कि जो आई आया आपके पास वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर, रेजिस्टेंस वाले केस के अंदर जिसमें आपको बस एक वोल्टेज गिवन था, आपने करंट की वैल्यू खुद से निकाल ली, वो कितनी आई। तो मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी ऑलरेडी वो थी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू जो आपने निकाली क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस गिवन था वो आई आपके पास आई नॉट, जिसमें आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाय आर है, इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखने वाली बात है वो है ये है कि इनका दोनों का फेज सेम है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ये सेम फेज के अंदर है, यही एक इसमें बात सीखने वाली है। तो इसको अगर आप डायग्राम से बनाना चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये अगर वोल्टेज है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री है। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया जब आपका सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडक्टर के केस में, कि एक इंडक्टर आपके इसमें सर्किट में लगा दिया गया है, ठीक है, ये इंडक्टर बनाया हुआ मैंने, यहाँ पर एसी सोर्स लगा हुआ है, ये फिर से आपको बोला गया कि V की वैल्यू क्या है इस एसी सोर्स की, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको L गिवन है और आपको I फाइंड आउट करना है कि I क्या होगा। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो प्रीवियस चैप्टर में अपने डिस्कस करा था, क्या, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस L के अकॉर्डिंग वो यही होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी।
है ना। तो वो कितना होता है वैसे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं अपन एक इंडक्टर के अक्रॉस, वो लिखते हैं एल डी आई बाय डी टी से, ऐसे लिखते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ आपको जो V है वो कितना होगा, एल डी आई बाय डी टी होगा। इसका मतलब है V क्या है आपका, V है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाय डी टी। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी टी इधर भेज दो, एल को नीचे भेज दो, यह आ जाएगा V नॉट बाय एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। अब करंट, टोटल करंट निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट यहाँ भी इंटीग्रेट यहाँ भी इंटीग्रेट, ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा टोटल करंट आई। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, वी नॉट बाहर निकल गया, एल बाहर निकल गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बचा अंदर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आई। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इनटू, अच्छा ये अब कितना इसको इंटीग्रेशन करना है, ये आई है। अब ये आ जाएगा बाहर, वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, ये बच जाएगा आपके पास, माइनस भी बाहर आ गया और बच जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया आपके पास आई। अगर इसको आप अच्छे से लिखो तो आप लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से इस कॉस को हटा दूँ, क्योंकि मुझे v की वैल्यू कैसे गिवन है, वी नॉट साइन के अंदर गिवन है, तो अगर मुझे फेज डिफरेंस निकाला तो मुझे यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, तो उसको मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूँगा, वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस अंदर लिखा होगा, ये माइनस बाहर है, इसको अंदर भेज दो, तो ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू, माइनस को अंदर भेजा तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो आपकी जो इक्वेशन आई आई की वो क्या आई, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और आपकी जो वी की इक्वेशन थी वो क्या थी, वी की इक्वेशन वो थी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बता सकते हो कौन आगे चल रहा है, तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली वी आगे चल रहा है, क्योंकि ये तो पाई बाई टू पीछे है, ओमेगा टी दोनों के अंदर है और ये ओमेगा टी से थोड़ा सा कम है ना, ओमेगा टी थोड़ा सा कम है तो ये पीछे चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि वी लीड्स आई बाय पाई बाय टू, जो वी है वो पाई बाय टू आगे चल रहा है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जो आई है वो पाई बाय टू पीछे चल रहा है, या आप बोलो वी जो है वो पाई बाय टू आगे चल रहा है, एक ही बात है। तो आप बोल सकते हो वी लीड्स बाय पाई बाय टू। तो हम ऐसे फेजर डायग्राम्स का बनाना चाहें तो वी हमेशा ऐसे ही बनेगा, है ना, आपका जो आई है सॉरी वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो आई है उसके वी क्या होगा, वी है आई से लीड कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है, कितना ऊपर की तरफ है, पाई बाय टू ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे बना दोगे वी, ये वी हो गया। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि पाई बाय टू से लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, पाई बाय टू से लीड कर रहा है, ठीक। ऐसे बनाना है, कैसे भी बना सकते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे अगर आपने आई को ऐसे बनाया, नीचे की तरफ आई बना दिया, तो पाई बाय टू ऊपर की तरफ इसको अवी को बनाओगे तो वी ऐसा बन जाएगा, मतलब वो ऊपर होना चाहिए, बस आई से ऊपर होना चाहिए वी, क्योंकि वी लीड्स आई, क्यों, क्योंकि ये पाई बाय टू पीछे है आई। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को फिर देखूं, इस वाली इक्वेशन को देखूं, तो देखना क्या होता है, जो आई है वो आया अपना आई नॉट सॉरी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर मैं इसको इसका मैक्सिमम लूँ, इसका मैं मैक्सिमम लूँ आई मैक्स, तो कितना आएगा भाई, इसको ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इसको 1 कर देता हूँ, तभी तो मैक्सिमम आएगा, तो कितना आएगा वो वी नॉट बाय ओमेगा एल आएगा। अच्छा, क्योंकि ये 1 हो गया ना यहाँ पर। अब अगर इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर से कंपेयर करूँ, जो कि ओम्स लॉ है, जो कि ओम्स लॉ है। अगर यहाँ से देखते हैं अपन इसको कंपेयर करके, तो आप बोल सकते हो आई की जगह आई है, वी नॉट की जगह वी है, और ओमेगा एल की जगह आर है, तो आप कह सकते हो जो ओमेगा एल है वो भी एक तरह से आर की तरह बिहेव कर रहा है, जो आर है वो क्या हो रहा है, ओमेगा एल के बराबर हो रहा है, ओमेगा एल के बराबर हो रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ इंडक्टर, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस पैदा करता है करंट के लिए उसको हम बोलते हैं ओमेगा एल। इसका एक नाम दिया गया है, क्या है नाम? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम XL से डिनोट करते हैं। किसको? XL से। तो आप लिख सकते हो XL की जो वैल्यू है वो क्या है? ओमेगा L है। तो यहाँ पर जो XL की वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा L की जो वैल्यू है उसकी जगह XL लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? I इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय एक्स ऑफ L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये XL क्या है? अभी हमने डिस्कस करा है, ओमेगा L है। ये एक तरह से आप क्या मान सकते हो, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक तरह से उसको ऐसे मानो। इंडक्टर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, है ना? हर चीज़ की रेजिस्टेंस होती है ना, वैसे इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? ओमेगा L होती है, इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इंडक्टर के केस के अंदर हमने ये जाना कि जो आपका V होता है वोल्टेज, वो लीड करता है किससे? I से, पाई बाय 2 के एंगल से। अब अगर कैपेसिटर लगा हो, तो अगर मैं ओनली कैपेसिटर की बात करूं कि बस कैपेसिटर ही लगा है, तो आपका जो सर्किट है वो कैसा दिखाई देगा? वो ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। वापस आपको V की वैल्यू गिवन है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से करंट कुछ बह रहा होगा I, और ये कैपेसिटेंस आपको गिवन है C। अब आपको फिर से I को कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? सबको पता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं कैपेसिटेंस के लिए वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। ये V क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? C इंटू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ। ये क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है ना, ये दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, C तो कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू फिर ओमेगा टी भी डिफ्रेंशिएट होगा अंदर, है ना? तो ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, ये होती है आपके पास आई इज इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा, सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। आपके पास ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करो, ये क्या जाएगा? आप लिख सकते हो वी नॉट, और नीचे में लिख सकता हूँ ऐसे 1 अपॉन ओमेगा सी। वही लिखा है ना, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी वापस ऊपर चला जाएगा, बस मैं ओमेगा सी को नीचे लेके आ गया, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पर लिख दूंगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कॉस मेरे को जम नहीं रहा है, क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि मेरे को इक्वेशन गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, तो उसके लिए साइन बनाऊंगा मैं उसको, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब कंपेयर कर लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो V है वो ओमेगा टी के पास है बस, और इसके पास जो I के पास, उसके पास पाई बाय 2 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो I है वो लीड कर रहा है किससे? V से। कितने एंगल से? पाई बाय 2 के एंगल से। इंडक्टर के अंदर अपोजिट होता था, V लीड करता था, कैपेसिटर के अंदर I करंट लीड करता है कितने एंगल से? पाई बाय 2 से। तो उसको बना दो, करंट आपको बनाना है ऐसे I, ठीक है, ये I ऐसे है। अब अगर आपको V को, भाई I लीड कर रहा है तो मतलब V पीछे है, तो V को नीचे बनाना पड़ेगा। कितना एंगल नीचे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा पाई बाय 2 पे। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अपनी इक्वेशन जो आई थी वो क्या आई थी? इक्वेशन आई थी I इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा सी कैसा दिख रहा है आपको? रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, जैसे I इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस मैं बोलूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपन, वो कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको एक्स सी से डिनोट करते हैं। जैसे उसको एक्स एल से डिनोट करते थे, वैसे सी की जगह कैपेसिटर है, तो एक्स सी से डिनोट करते हैं किसको? 1 अपॉन ओमेगा सी को।
क्या बात समझ में आई? तो एक्स सी लिख दो, किसकी जगह? 1/ओमेगा सी की जगह। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? एक्स सी लिख दोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये एक्स सी की वैल्यू क्या है? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 1/ओमेगा सी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं जब सिंगल सिंगल चीज़ें आपको गिवन हो, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस गिवन है, एक इंडक्टर गिवन है, या फिर एक कैपेसिटर गिवन है। अब अगर तीनों गिवन हो तो मतलब ऐसा आपको गिवन है सीरीज में, सीरीज के अंदर अटैच्ड है सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ सर्किट है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका वो क्या है, इंडिकेटर क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडक्टर है, और ये आपका कैपेसिटेंस है। ये एसी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये आर है, ये आपका एल है, और ये आपका सी है। ये आपका एसी वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें? तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो यहाँ से करंट आई फ्लो करता है, ठीक है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या वो आई आर होगा? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसके अंदर आई आर है तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे आर लिखा है यहाँ पर, तो आर की जगह इंडक्टर की केस में क्या लिखते हैं? एक्स एल लिखते हैं, याद है। तो आई इंटू एक्स एल इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके अक्रॉस कितना होगा? आई इंटू एक्स सी, क्योंकि आर की जगह क्या लिख रहे हैं अपन? एक्सएल और एक्ससी लिख रहे हैं। जब भी तो रिलेट करा था मैंने कि इंडक्टर क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको एक्सएल बोलते हैं, जो कैपेसिटर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको हम एक्ससी कहते हैं। ये क्या है सब? ये वोल्टेज हैं जो इनके अक्रॉस लग रहे हैं। इसके अक्रॉस इतना लग रहा है, इसके अक्रॉस इतना लग रहा है, इसके अक्रॉस इतना लग रहा है। तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊँ, अगर इनका डायग्राम बनाता तो करंट तो सेम है ना। तो सब में भाई करंट जो यहाँ से जा रहा है वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, इसलिए करंट तो सब में सेम है। अगर मैं इसका फेस डायग्राम बनाऊँ तो आप अपनी नॉलेज से बता सकते हो कि सर अगर करंट ऐसा है तो रेजिस्टेंस के केस में तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी आर, है ना, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी आर बोल रहा हूँ मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ? वी आर है। इसको मैं कहता हूँ ये वी एल है, और इसको मैं बोलता हूँ वी सी है। वी आर की वैल्यू आई आर है, वी एल की वैल्यू आई इंटू एक्स एल है, और वी सी की वैल्यू आई इंटू एक्स सी है। तो उसके अंदर फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर आई की डायरेक्शन और वी आर की डायरेक्शन सेम, क्योंकि फेज डिफरेंस है ही नहीं। फिर आप कहोगे कि सर इंडक्टर के केस में जो वी एल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है वो लीड करता है करंट से पाई बाई 2 से। तो आप कहोगे कि सर उसको ऊपर बना दूँ, तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ वी एल को, और वी सी को कैसे बनाऊंगा? नीचे, क्योंकि उसके अंदर करंट लीड करता है। तो मतलब आपका कैपेसिटेंस जो है, आपका जो पोटेंशियल है अक्रॉस कैपेसिटर, वो लैग करता है कैपेसिटर के केस में। तो ये पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप मान लो कि आपका वी एल जो ज़्यादा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एल माइनस वी सी। ये बिल्कुल आपस में अपोजिट है, तो वी एल माइनस वी सी कर दिया, नेट इधर आ गया, है ना। अगर नेट कहीं भी आ सकता है, मतलब अगर वी सी बड़ा होगा तो नेट नीचे आ जाएगा। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, और आपका वी आर जो है वो इधर है। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना हो, नेट पोटेंशियल, तो वो कहीं बीच में आएगा ऐसे, है ना, क्यों? दो वेक्टर्स है ना ये, तो इनका बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से आप लिख सकते हो जो वी एल की वैल्यू क्या है? वी एल की वैल्यू है आपके पास आई इंटू एक्स एल, क्या है? आई इंटू एक्स ऑफ एल, माइनस वी सी की वैल्यू आई इंटू एक्स ऑफ सी प्लस वी आई आर। ये तो क्या है? ये तो सिंपली आई आर है, तो आई आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो आई, तो आई स्क्वायर निकल कर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस आई स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंदर आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इसको भी बाहर निकाल लो, तो आई स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तब आई बचेगा, तो बाहर आ जाएगा आई सिंगल आई अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो जो आपका जो v आया, जो आपका फाइनल v आया, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है
आई इंटू अंडर रूट ऑफ कितना एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, पहले लिखता हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक, अच्छा अगर यहाँ से मैं देखूँ तो हम लिख सकते हैं v अपॉन आई जो होगा हमारा वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो क्या पता चल रहा है कि ये v अपॉन आई लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा रहता है v अपॉन आई इक्वल्स टू आर लिखा है ना, तो ये v की जगह v है, i की जगह i है, और इस पूरी जगह की जगह क्या है, ये r है। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं अपन z से। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो, मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ आपको, मान नहीं मतलब ऐसे बोलना नहीं है, बट इस तरह से डिनोट कर सकते हो उसको, इम्पीडेंस z। तो आपकी जो z की वैल्यू आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी आई वो ये आई आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने जब वी एल, यहाँ पे नेट क्या माना था मैंने, नेट ऊपर माना था मैंने, तो उससे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो अगर एक्स एल बड़ा होगा या एक्स सी बड़ा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाएगा। क्या हमें चीज़ें क्लियर है। तो ये आपकी आगे वैल्यू किसकी, z की आ चुकी है। ठीक, अब अगर आपको जो v नॉट है, जो आपका v था वो कितना गिवन था, v नॉट साइन ओमेगा टी गिवन था, तो आप v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन ये आपका i था, और ये है आपका क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो कंबाइंड इक्वेशन आई वो ये आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो आसानी से। क्या हमें चीज़ें क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक फेजर डायग्राम बनाया था, है ना, ये जो मैंने फिगर बनाया था इसको ध्यान से देखो। इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है, मतलब जो रेजिस्टेंस, ये जो आपका करंट है, करंट आपका ऐसा होगा ना, करंट के साथ अपन बना रहे हैं, तो करंट के साथ जो आपका जो वी रिजल्टेंट है, जो वी रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो इसको मैं फिर से बनाता हूँ, देखो कैसे। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन है, आपके पास ये v फाइनल ऐसा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ये आपका VL माइनस वी सी है, VL माइनस वी सी, ये आपका VR है। क्या बातें क्लियर है। अच्छा, अगर मैं फाई लिखना चाहूँ, tan ऑफ फाई, ये फाई क्या है, ये वाला फाई, ये फाई माना था ना अपन ने, tan फाई लिखना चाहूँ मैं तो लिख सकता हूँ, ये कितना है, ये टोटल है VL माइनस वी सी, तो मैं लिख सकता हूँ VL माइनस वी सी अपॉन VR, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो VL की वैल्यू है वो कितनी है, XL इंटू आई इतनी है, माइनस VC की वैल्यू कितनी है, XC इंटू आई अपॉन VR की वैल्यू कितनी है, R इंटू आई। तो यहाँ से I से ये I और ये I कट जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा tan फाई का वो आएगा tan फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ से लिख सकते हो फाई जो आपके पास आया वो आया tan ऑफ इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको जो हमारे जो सिंपल सर्किट्स होते हैं, जैसे अभी तो हमने क्या डिस्कस करा कि तीनों चीज़ें लगी हुई है, तीनों चीज़ें लगी हुई है, अगर इसमें से एक भी गायब हुआ, जैसे मान लो कैपेसिटेंस ही नहीं है ना, कैपेसिटर लगा हुआ ही नहीं इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर नहीं है, तो XC गायब हो जाएगा, हर फॉर्मूले से XC जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से XC गायब कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू आर स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि XC क्या है, जीरो है, कैपेसिटर ही नहीं है तो XC कहाँ से आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम RC के लिए या RL के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हमें। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। रेजोनेंस, तो देखो, अगर जो मेरे पास करंट आया था, है ना, जो मेरे पास करंट आया था वो कितना आया था, वो आया था V अपॉन जेड, ऐसे तो लिखते थे ना अपन, जेड लिखते थे ना, ये क्या था, ये जो है ये आपने कैसे लिखा था यहाँ पर, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू जेड इम्पीडेंस, तो आप लिख सकते हो V अपॉन जेड इज इक्वल्स टू आई, ऐसे ही लिखा था, तो मैं आई को वैसे लिख रहा हूँ वापस, V अपॉन जेड, कितना V अपॉन जेड।
अब ध्यान से सुनना, z की वैल्यू क्या थी, v अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो i है ये आया अपने पास, अगर मुझे i की वैल्यू को बढ़ाना है ना, अगर मुझे i की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इम्पीडेंस के साथ, इस इम्पीडेंस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकल कर आए। तो r की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, इसको मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर, भाई देखो ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये चीज़ जो नीचे वाली चीज़ है इसकी वैल्यू कम होगी तभी तो ये बढ़ेगा, कम चीज़ कम छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो टोटल बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसको कम करोगे, इस टोटल पूरी वैल्यू को z को कम करोगे तो आपकी i की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको कम करना है, इसको कम करने का तरीका क्या है भाई, r को तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, यहाँ पर ये जो प्लस हो रहा है अगर इसमें कुछ भी ऐड ना हो तो क्या ये कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो इसकी ये वाली टर्म है इसको आप 0 कर दो तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, आर स्क्वायर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसको 0 करना है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सएल माइनस एक्सी को मुझे क्या करना है, 0 करना है, तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इस रेजोनेंस कंडीशन के अंदर आपका जो आई आता है वो मैक्सिमम आता है, आई जो आता है वो मैक्सिमम आता है, करंट आपका मैक्सिमम आएगा। तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है। अब रेजोनेंस की कंडीशन है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एल सी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या निकालोगे, 2 पाई एफ क्या होता है आपका ओमेगा होता है, तो एफ आ जाएगा आपके पास, ओमेगा कितना है 1 अपॉन एल सी है, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ऑफ एस सी, तो आपके पास ये भी फॉर्मूला आ गया। तो ये रेजोनेंस का मामला है। एक्सएल कहाँ पे हो जाएगा, एक्सी की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने को आई मैक्सिमम चाहिए इसलिए अपन रेजोनेंस करा रहे हैं। क्या मैं चीज़ें क्लियर है, तो ये बात हो गई किसकी, रेजोनेंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एवरेज पावर, है ना, जैसे अपन ने एवरेज करंट निकाल रहे थे वैसे अपन एवरेज पावर निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं सीधा लिख देता हूँ, आपको याद रखना है क्या होता है, पावर एवरेज। वैसे तो कैसे निकालेंगे इसको, यू पी ऑफ डी टी, ये क्या है स्मॉल पावर 0 से लेकर टी तक अपॉन 0 से लेकर टी तक डी टी, ऐसे निकालोगे। पी को आप रख सकते हो वी इंटू आई, ऐसे ही रखते हैं, तो यहाँ से आप करके एवरेज पावर निकाल सकते हो। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, जो पी एवरेज होता है अपने पास वो निकल कर आता है क्या, वी आर एम एस वैल्यू इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, ये फाई क्या है फेज डिफरेंस। ठीक है, जितना एंगल आई और वी के बीच में, जो आई है और आपका जो फाइनल वी है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका बीच में एंगल। क्या बात समझ में आ रही है। अगर अब मैं सिंपल बात करूं कि आर के केस में आपका फाई क्या होता है, आप बोलोगे सर उस केस में तो आई भी इसी डायरेक्शन में होता है और वी भी उसी डायरेक्शन में होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ पर आपका फाई क्या है 0 है, तो आप बोल सकते हो आपका पावर जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इंटू 1 हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली। तो आपकी जो पावर आई वो कितनी आई इस केस में, किसमें, जब बस रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर मुझे इंडक्टर गिवन है, इंडक्टर, तो उसके केस में फाई क्या होता है, उसके केस में होता है फाई आपका वोल्टेज लीड करता है ना, करंट से, कितने से लीड करता है, π/2 से लीड करता है। अपन सिर्फ सिंगल केस की बात करें, सिंगल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरे केस के अंदर सिंगल इंडक्टर लगा हुआ है उसमें, तो पाई या फाई क्या होगा आपका π/2 होगा, और जैसे ही आप कॉस में π/2 रखेंगे वो 0 हो जाएगा, तो आपका जो पावर आया वो क्या है, वो 0 आई। ऐसे ही सेम अगर आपने कैपेसिटेंस लिया, कैपेसिटर, तो उसमें भी फाई क्या आता है π/2 आता है, इसमें करंट लीड करता है। ठीक है, तो मतलब नहीं उससे, बट पर π/2 आप रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर, पावर एवरेज वाले फॉर्मूले में, तो कॉस π/2 कितना होगा 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हो कि दस देर इज नो पावर लॉस इन L and C, पावर लॉस ओनली अकर्स, किस केस में आ रही थी बस, ओनली अकर्स इन R, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर ही बस पावर का नुकसान होता है, बाकी केस में पावर लॉस नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आई। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्वालिटी
फैक्टर। अब देखो होता क्या है, जैसे आपने रेडियो सुने, रेडियोस है ना, तो जैसे अपन बात करते हैं एक चैनल की, जैसे कोई है 95.5 कोई चैनल है, ठीक है। अब इस पर आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको वो बोलते हैं 95.5 FM ऐसे करके, ठीक। अगर आप अपने जो रेडियो है, जिस डिवाइस पे आप रेडियो सुन रहे हैं, उसको अगर आप 95.4 पे कर दो या 95.6 पे कर दो, तो क्या आपको अच्छी आवाज़ आती है? आप बोलोगे सर नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, वो रेजोनेंस नहीं बैठ रहा है ना। तो रेजोनेंस ही रिलेटेड है क्या? क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पर डायग्राम देखो, आई और ओमेगा के बीच में डायग्राम बनाया गया है ना, एक ग्राफ ऐसे। तो करंट क्या होता है, करंट ऐसे अल्टरनेट कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ एक तक ऊपर चढ़ा और यहाँ पर नीचे आ गया। ये आई मैक्सिमम है, ये सब आरएमएस वैल्यू ली मैंने, आई की आरएमएस वैल्यू है ना, दोनों जगह। आई मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ये कब है? रेजोनेंस पे, ठीक है ना। आई मैक्सिमम कब आता है? आपने अभी डिस्कस करा कि वो रेजोनेंस पे आता है, आई मैक्सिमम, ठीक है। जो आपकी ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये भी रेजोनेंस पे ही होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेजोनेंस पर आई मैक्सिमम आएगा। आई मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब है पावर मैक्सिमम आएगी, पावर मैक्सिमम आएगी। और अगर किसी चीज़ की पावर मैक्सिमम आ रही मतलब वो अच्छे से डिलीवर हो पा रही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ P = I² R, I²R। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिखूँ, तो पावर मैक्सिमम आएगी क्योंकि आई मैक्सिमम है। तो पावर मैक्सिमम हो सकता है आई मैक्सिमम, तो आई नॉट, ठीक है। आई नॉट से बोलता हूँ मैं आई मैक्स को, आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर। ये आ क्या आया आपका? ये पावर मैक्सिमम आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये एक पॉइंट है यहाँ पर Q, जिस पर करंट क्या है? IRMS/√2 है, और उस पर फ्रीक्वेंसी है ω1। अगर मैं इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर अगर पावर निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी? P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर पावर निकालना चाहूँ तो वो आएगी, वैल्यू कितनी है? IRMS, है ना, या I0 लिख देता हूँ मैं इसको सीधा, I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू आर। पीक वैल्यू का √2 होता है ना, I0/√2 इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर। ये देखो, ये I0 का होल स्क्वायर इंटू आर और ये I0 स्क्वायर, ये इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पावर मैक्सिमम अपॉन 2। तो इस पॉइंट पर आपकी जो पावर है, इस पॉइंट पर जो आपकी पावर है वो आधी हो गई है मैक्सिमम पावर की। इसलिए आप जैसे ही थोड़ा सा चैनल से शिफ्ट होते हो, 0.4 इधर भी थोड़ा सा शिफ्ट होते हो, तो आप यहाँ पर आ गए कुल मिला के, इधर यहाँ पर आओगे, मतलब थोड़ा सा इधर चला गया, इधर चले गए, तो आपकी जो करंट है वो डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज होने की वजह से आपकी पावर डिक्रीज हो जाती है, और अगर अच्छी पावर नहीं मिलेगी तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर, जिससे पता चलेगी क्वालिटी कैसे आ रही है रेडियो के अंदर। उसको कैसे लिखते हैं? क्वालिटी फैक्टर, उसको लिखते हैं हम ω0, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अपॉन डेल्टा ओमेगा। ये डेल्टा ओमेगा क्या है? ये विड्थ, ये वाली विड्थ, इसको मैं डेल्टा ओमेगा बोल रहा हूँ, जिसको हम बैंड विड्थ भी कहते हैं, बैंड विड्थ, ठीक है, डेल्टा ओमेगा। यहाँ से आप लिख सकते हो ω0 की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC, और डेल्टा ओमेगा की आपको वैल्यू याद रखनी, ये होती है R/L। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या? ये आ जाएगा L, ऊपर चला जाएगा, अपॉन R इंटू LC। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? 1/R इंटू, अगर मैं इसको अंदर ले लूँ तो ये आ जाएगा L² अपॉन L इंटू C, है ना। L को भी मैंने अंदर लिया, L उसके अंडर रूट के अंदर, तो L² बन गया। तो ये L से ये L कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा आंसर 1/R इंटू L/C। तो आपकी क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आई वो क्या आई? क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आई? 1/R इंटू √L/C। क्या हमें बात क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी? क्वालिटी फैक्टर की। अच्छा, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इस ω0 को बढ़ा दूँ, या इस ω0 को मैं बढ़ा दूँ, या फिर इस डेल्टा ओमेगा को मैं कम कर दूँ, मतलब बैंडविड्थ या तो कम कर देता हूँ या फिर ω0 को बढ़ा देता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? मुझे इस पीक को इंक्रीज करना है। जैसे मानो कि मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया यूँ, तो ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, ऐसे यूँ। तो इसमें हुआ क्या कि आपने अपना करंट और इंक्रीज कर दिया। इसमें आई मैक्सिमम जो है सेकंड केस के अंदर, वो पहले वाले आई मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, तो आपकी पावर और ज़्यादा आएगी।
पावर और ज़्यादा आएगी तो आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कि ओमेगा नॉट पे ही आपकी आई मैक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपकी जो विड्थ है ना, जैसे विड्थ पहले कितनी आती, पहले विड्थ आपकी इतनी आ रही थी, है ना, और अब कितनी आई, अब आपकी इतनी आई, तो कम हो रही ना बैंड विड्थ। वैसे तो जितना पतला होता जाएगा वित्तीय बैंड विड्थ आपकी कम होती जाएगी, और हो भी रही यहाँ से बैंड विड्थ कम करनी भी थी। क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करने के लिए आपको डेल्टा ओमेगा कम करना था। तो आई मैक्सिमम बढ़ रहा है और आपका डेल्टा ओमेगा भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर आपका खत्म होता है। अब हम चलते हैं सीधा एलसी ऑक्सीलेशंस पर। किस पे? एलसी ऑक्सीलेशंस। इसको आपको बस क्वालिटेटिव आइडिया लेना है एलसी ऑक्सीलेशन पे। अभी बड़ा सुंदर सा कंसेप्ट है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कैपेसिटर है ऐसे, है ना, और ये आपके पास एक इंडक्टर है। अब ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ से स्विच ओपन है इसका। मैं बोल रहा हूँ कि ये कैपेसिटेंस सी है, ये आपका एल है। यहाँ पर अभी आपके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज फुल प्रेजेंट है, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा, है ना। ये फुली चार्ज है, अभी कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को यहाँ से बंद कर दूंगा, तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, इस प्लेट्स के बीच में। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो क्लोज सर्किट है, तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, पर इंडक्टर है ये, तो इंडक्टर बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है कि अगर करंट एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, मैं तो अपोज करूँगा। तो ठीक है, बढ़ने दो, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मान लो करंट इसके अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखना ध्यान से। इसी फिगर में वापस बनाता हूँ। करंट कैसे बहेगा, जब तक सोचो आप, करंट किस डायरेक्शन में बहेगा। जब आपकी फिगर ये बन गई ऐसे, तो करंट किस डायरेक्शन में बहना चाहिए भाई। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू नॉट है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकला, माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा यूं, तो करंट आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट आपका एक तरह से ऐसे बह रहा है, तो हम कह सकते हैं करंट आपका इस तरह से बहने लगा, आई। क्या बात क्लियर है? आई ऐसे बहने लगा। तो जब आई ऐसे बहेगा, तब इंडक्टर बोलेगा कि यार तू आई की वजह से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं तेरे को अपोज करूंगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरा करंट इंड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, आई सी, ठीक है। तो आई सी इंड्यूस करेगा, इसका मतलब है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो हम बोलते थे नेट आई माइनस आई सी को मैं आई बोल देता हूँ वापस, ठीक है, कि नेट जो आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आई फ्लो कर रहा है। इसके अंदर आपने इंड्यूस करंट को भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आया, ये पॉजिटिव, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाया करंट को, ये नीचे आई जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि आई अब फ्लो होने लग गया, मतलब इस पे चार्ज कम हो जाएगा, इस पे चार्ज कम हो जाएगा, इसका मतलब है प्लस क्यू यहाँ पे बचेगा और माइनस क्यू इधर बचेगा। मैक्सिमम कितना था, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, ये मैक्सिमम था, मैक्स चार्ज, मैक्स चार्ज। अब क्योंकि करंट थोड़ा सा सर्किट के अंदर आ चुका है, तो थोड़ा चार्ज कम बचेगा उस प्लेट्स पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब पूरा चार्ज निकलते 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 ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, धीरे धीरे ऐसे जब तक करंट इसमें बहता रहेगा इसके अंदर से, इसमें चार्ज खाली होता जाएगा, चार्ज खाली होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरा खाली हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ये आपका सी है। आप बोलोगे सर इस पे तो अब जीरो चार्ज बच गया, क्योंकि सारा का सारा करंट चार्ज ले चुका है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये आई नॉट हो जाएगा, ये आई मैक्सिमम है। क्या है ये, आई मैक्सिमम, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कंडक्ट जो आपका कैपेसिटर है उसने अपना पूरा का पूरा चार्ज करंट के पास दे दिया, पूरा का चार्ज, उस पूरा जितना भी चार्ज है कैपेसिटर पर जो चार्ज था प्लस क्यू नॉट, वो पूरा अब आई नॉट के फॉर्म में बह रहा है, तो वो आई मैक्स हो गया, ठीक है। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है, अभी भी ये प्लस ये माइनस। अब ये कहेगा सर अब मेरे पास तो कोई चार्ज वार्ज है नहीं, अब तो करंट इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। तो करंट बोलेगा अब कुछ नहीं, अब मैं जीरो हो जाता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना, क्योंकि चार्ज ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो ये कहेगा कि यार एकदम से करंट को जीरो कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। पर ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर कहेगा मेरे अंदर एकदम से करंट जीरो नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके जीरो करो, ठीक है, क्योंकि मेरा एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कहेगा
कि जब करंट आप डिक्रीज करोगे, भाई पहले आपका करंट मैक्सिमम हो चुका है ये, अब करंट जीरो करने के लिए अब आपको आई नॉट से क्या करना है, जीरो करंट लेके जाना है, तो वो धीरे धीरे करंट के जीरो होगा। अब अगर करंट जीरो हो रहा है तो उसको ये भी मंजूर नहीं है, तो ये इसका सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, इसका सपोर्ट करेगा, भाई बढ़े तो बढ़ने ना दे और अगर घटे तो घटने ना दे। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर हो गया और ये आपका इंडक्टर हो गया। तो इस बार क्या होगा, करंट अभी भी आपका ऐसा ही बह रहा है ना, क्योंकि करंट अब धीरे धीरे करके जीरो होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, करंट अभी भी ऐसे ही बहेगा, धीरे धीरे करके जीरो होगा। बट अब जो आपका इंडक्टर है ना वो उसको सपोर्ट करेगा करंट को, क्योंकि अब वो मैक्सिमम पे था, अब वो वापस डिक्रीज हो रहा है, तो करंट जो इंडक्टर है वो बोलेगा अरे डिक्रीज मत हो यार, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, तो वो उसको अपोज करेगा। तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट, वो ऐसे बहेगा, इंड्यूस्ड करंट इसका सपोर्ट करेगा मेन करंट का। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है मैंने पूरा करंट ही मान लिया, आई क्या है, ये सब मिला जुला के है, आई सी और आई मिला के सब कुछ मैंने नेट आई लिख दिया जो करंट इस सर्किट के अंदर बह रहा है। तो इसके अंदर ऐसी करंट बह रहा था तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव होगा इस बार, ये नेगेटिव होगा। क्या बात क्लियर है? अब ऐसा है, अगर इसमें से आई बह रहा है, आई नॉट से थोड़ा कम हो चुका है, तो बाकी चार्ज कहाँ गया, बाकी चार्ज आपका इसमें आ गया होगा, किसमें, यहाँ पर। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर जीरो चार्ज था, अब करंट आपका वहाँ पर जा रहा है, करंट आपका वहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस क्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट अभी भी निकल रहा है इसमें से, मतलब अपनी डायरेक्शन कैसे बनाई है, डायरेक्शन अभी भी करंट नीचे की तरफ निकल रहा है, इससे प्लेट बाहर निकल रहा है। तो सोचो यहाँ से अगर करंट अभी भी बाहर निकल रहा है, इसके पास चार्ज जीरो है, फिर भी करंट बाहर निकल रहा है, तो जीरो में से अगर आप और चार्ज ले लोगे, करंट बह रहा है इसका मतलब आपने चार्ज और ले लिया, तो जीरो में से अगर आप कुछ माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो यहाँ पर इसके पास माइनस क्यू चार्ज बचा, माइनस क्यू चार्ज बचा। अब ये कहेगा कि यहाँ से चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि ये पूरा चार्ज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू नॉट, ये हो जाएगा प्लस क्यू नॉट, और करंट हो जाएगा इस बार जीरो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज वापस कैपेसिटर में आ चुका है, सारा का सारा चार्ज वापस कैपेसिटर में आ चुका है। अब कंडीशन सही हो गई, अभी इंडक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, अब कैपेसिटर को दिक्कत हो गई, कैपेसिटर बोलेगा अरे यार फिर दिक्कत हो गई, ये तो मेरे पास फिर से वोल्टेज आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि एक पे माइनस क्यू नॉट चार्ज है, एक पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया और सर्किट भी कनेक्टेड है, तो करंट तो फ्लो करेगा। तो वो कहेगा चलो करंट फ्लो करवाओ। तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा, सोचो कंडीशन जो है वो ऐसी है, करंट फ्लो करेगा आपका इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू से निकलता है ना करंट, तो ऐसे फ्लो करेगा, मतलब यूं फ्लो करेगा। क्या बात समझ में आई? तो जब करंट फ्लो कर रहा है, आई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कुछ चार्ज कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्लस क्यू ही बचा, और इधर माइनस क्यू हो गया, कम हो गया, थोड़ा बहुत चार्ज जो है सर्किट में आ चुका है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगा, ये आई जा रहा है। अब करंट जीरो था, इस केस में करंट जीरो था, यहाँ पर क्या था, करंट जीरो था, तो जीरो था तो एल बोल रहा था अभी जीरो है करंट। अब ये बोलेगा फिर से करंट बहाओ, तो ये बोलेगा अरे यार फिर से करंट तुम लेके आ गए, तो बोलेगा अब यार करंट को मत, नहीं तो फिर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो ये उसको अपोज करेगा। तो ये कहेगा कि यहाँ पर करंट बहता हूँ, है ना, क्योंकि इस करंट ऐसे बह रहा है, उसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे बहा देता हूँ ताकि वो डिक्रीज होने की कोशिश करे। तो इस बार आपकी जो इंडक्टर होगा उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल देता हूँ कि जो आपका नेट करंट है वो कैसा है, वो आई है, ठीक है, जो सर्किट में बह रहा है इंड्यूस करंट और सबको मिला के। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब वापस मैक्सिमम हो जाएगा, अब करंट बहता जा रहा है ना, इसमें से करंट वापस, इसमें से चार्ज वापस खाली हो रहा है, तो चार्ज पूरा खाली हो जाएगा, फिर से पूरा चार्ज खाली हो जाएगा। हम बोलेंगे ये आई नॉट आ गया पूरा मैक्सिमम चार्ज, और वापस चार्ज क्या हो गया, प्लेट पे जीरो हो गया, मतलब यहाँ से क्या था, ये माइनस क्यू नॉट थे, यहाँ से थोड़ा सा आई करंट फ्लो होने लगा तो चार्ज कम हो गया, अब पूरा करंट आ गया, पूरा के पूरा चार्ज सर्किट में आ गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना बचा, जीरो बचा, तो आई मैक्सिमम वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, पर अब इंडक्टर को वापस दिक्कत है, इंडक्टर फिर से बोलेगा कि यार देखो अभी कैपेसिटर तो ये कह रहा है कि कैपेसिटर की जीरो जीरो है, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो कोई करंट नहीं बहना चाहिए, मतलब करंट जीरो हो जाना चाहिए,
पर इंडक्टर बोलेगा करंट जीरो नहीं हो सकता एकदम से, धीरे धीरे करके जीरो करना, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो दिक्कत रहेगी। तो वो कहेगा कि अगर आई नॉट ऐसे जा रहा है और क्योंकि जीरो होना चाहिए करंट, मतलब करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, तो ये बोलेगा कि डिक्रीज मत हो, नहीं तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ये इस डायरेक्शन का सपोर्ट करेगा। तो करंट कैसा बहेगा यहाँ पर, आईसी इस डायरेक्शन में बहेगा। तो आईसी इस डायरेक्शन में बहेगा तो आपका जो वो बनेगा नेक्स्ट फिगर वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, और आपका आई कैसे जा रहा है, वो आई ऐसे जा रहा है। जब आई ऐसे जाएगा तब इस पर फिर से चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब फिर से क्या कंडीशन आएगी, फिर से कंडीशन आएगी आपके पास कि पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, पूरा का पूरा चार्ज डिपॉजिट हो जाए। तो यहाँ पे करंट बच जाएगा जीरो, यहाँ पर आ जाएगा चार्ज पूरा प्लस क्यू नॉट, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, और ये तो एल है, ये तो सी है। तो जो अपनी पहली वाली कंडीशन थी प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट और एल, ये वापस वही आ गई। तो आप देख लो चार्ज इधर से उधर हो रहा है ना, पहले प्लस क्यू नॉट था, माइनस क्यू नॉट था, फिर पहले इस पे माइनस क्यू नॉट आ गया, इस पे प्लस क्यू नॉट आ गया, फिर वापस प्लस क्यू नॉट आ गया, फिर वापस इस पे माइनस क्यू नॉट आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑक्सीलेट कर रही है। क्या कर रही है, एनर्जी आपकी ऑक्सीलेट कर रही है, एनर्जी ऑक्सीलेट कर रही है। कैपेसिटेंस से कितनी एनर्जी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हाफ एल आई स्क्वायर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये आपके एलसी ऑक्सीलेशन हुए। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर आपने देखे होंगे, जैसे अपनी कॉलोनीज के बाहर, अपनी मल्टीज के बाहर ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, उनका काम क्या होता है? तो देखो ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं, या तो आप जो वोल्टेज आता है ना अपने पास, हाई वोल्टेज आता है, जो पावर हाउस है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसको स्टेप डाउन करते हैं, मतलब उसके वोल्टेज को कम करते हैं, ताकि अपने इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घर पे आती है उसके अकॉर्डिंग, अपने अप्लायंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज आ सके। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, देखो यहाँ से पावर हाउस ये को करंट भेज रहा है या वोल्टेज भेज रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक, इसकी वजह से इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो इसके अंदर भी करंट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो मेरा ई एस होने वाला है, या मैं ई पी बोलता हूँ, प्राइमरी कॉइल के लिए ई पी बोल रहा हूँ, तो वो हो सकता है माइनस एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी। ये एन पी क्या है, एन पी है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स एन एस। ई एस जो लिखूंगा मैं वो क्या लिखूंगा, माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी। ये हम ई के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा आपके पास, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ई पी आया प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो अपने घर में आ रहा है, ये जो अपनी ये जो वोल्टेज है ये वाला, ये अपने घर में आता है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पर ई पी अपॉन ई एस क्या हो जाता है, एन पी अपॉन एन एस हो जाता है। तो ये एक आपके पास रिलेशन आ गया। ये रिलेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि जैसे जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स वो कौन से होते हैं, जो आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर वोल्टेज को गिरा देते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, ई एस अपॉन ई पी को क्या लिखता हूँ मैं, एन एस अपॉन एन पी। मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया है ना, ये ई पी अपॉन ई एस लिखा था तो मैंने इसको ई एस अपॉन ई पी कर दिया, और यहाँ पर वैसे उल्टा कर दिया, एन एस अपॉन एन पी कर दिया। तो वोल्टेज कम करना है, तो यहाँ से वोल्टेज कितना है अपने को, तो इस ई एस वोल्टेज से मतलब जो अपनी सेकेंडरी कॉइल के अंदर आता है वो होगा एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी, ये होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे इस ES को मुझे कम करना है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज मुझे कम करना है, तो क्या आपको पता चल रहा है NP को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा और NS को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके अब P में होंगे वो ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल में, किससे, सेकेंडरी कॉइल से। तभी तो ये ES जो है ये EP से कम आएगा, है ना। NS अपॉन NP है ना, तो NS अपॉन NP को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन 1 करना पड़ेगा, तभी तो EP
कम होके ES बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो NS, यहाँ से भी आ जाएगा NP। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो कम होनी चाहिए किससे? प्राइमरी कॉइल से। क्या बात समझ में आ रही है? और एक ऐसी आपको अगर स्टेप अप करना हो, मतलब आपको जो वोल्टेज है जो आ रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज इंक्रीज। तो आप क्या लिखते हो? ES इज इक्वल्स टू लिखते हो आप NS अपॉन NP। क्या लिखते हो? NS अपॉन NP इंटू EP। तो अगर आपको स्टेप अप करना है, मतलब EP से भी ज़्यादा आपको वोल्टेज चाहिए इसका, तो क्या करोगे? NS को बढ़ा दोगे और NP को घटा दोगे। तो आप बोल सकते हो जो NS है वो ज़्यादा होना चाहिए NP से, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। क्या बातें हमें क्लियर है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स ज़्यादा होनी चाहिए प्राइमरी कॉइल से। ठीक, तो ये बात हो गई अपनी स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स की। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, भाई कितना एफिशिएंट रहते हैं ये। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? नीटा से इसको डिनोट करते हैं। ये होता है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कौन सी है? जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जितनी पावर आ रही है अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू आई। तो पोटेंशियल कितना, आउटपुट पावर में पोटेंशियल कितना मिल रहा है? ES, सेकेंडरी कॉइल के अंदर आउटपुट मिल रहा है ना अपने को, तो ES उसका वोल्टेज इंटू आई, IS। मान लो IS उसमें करंट बह रहा है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। और इनपुट पावर क्या होगी आपकी? EP अपॉन इंटू IP, जो करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर बह रहा है। अगर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, क्या ट्रांसफॉर्मर है? आइडियल, तो एफिशिएंसी कितना मानोगे? 100% मानोगे। मतलब आपका जो ES IS अपॉन EP IP होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ES IS इज इक्वल्स टू EP इंटू IP। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आपका जो ES अपॉन EP आया वो आया आपका IP अपॉन IS। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन आ गया? वोल्टेज, दोनों के कॉइल्स में वोल्टेज और दोनों के कॉइल्स के करंट के बीच में रिलेशन आ चुका है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको फॉर्मुलेस लगाने हैं। एफिशिएंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या बातें हमें क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो AC है, अल्टरनेटिव करंट, चैप्टर नंबर 7 वो कंप्लीट होता है एक शॉट के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर।